हाँ जी, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जिसके बाद हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर और फिर उसके बाद आते हैं वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हमने ये पढ़ा हुआ, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो हमने 4 पढ़ी हैं, वो किन पे डिपेंड करती हैं? डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती हैं। यहाँ कह लो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने पार्टिकल्स ज़्यादा उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। जितने पार्टिकल्स कम उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होती है सल्यूट के। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होएगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कम, एंड वाइस वर्सा हो जाता है। लेकिन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है। अगर तो पार्टिकल कम और ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी कम और ज़्यादा हो सकता है। ये कब होता है? इन केस ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन। जब हमारा सब्सटेंस डिसोसिएट कर जाएगा या उसमें क्या हो रही है? एसोसिएशन हो रही है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? अगर डिसोसिएट करेगा सब्सटेंस तो पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, एसोसिएट करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं हमारे? इंक्रीज या क्या हो सकते हैं? डिक्रीज हो सकते हैं रिस्पेक्टिवली, अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होती है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर पार्टिकल्स हमारे डिक्रीज कर गए तो ये भी कम हो जाएगी। अगर ये कम होती है तो मॉलिक्यूलर मास हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या आ जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा। ऐसे मास को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की? व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस को हम जब डिटर्मिन करते हैं बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिटर्मिन्ड बाय एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिटर्मिन करेंगे और वो डिफरेंट आ जाए, कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। डिफरेंट मतलब या कम हो जाता है या क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिसोसिएशन हो रही है कि एसोसिएशन हो रही है। डिफरेंट एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन substance is said to show abnormal molecular mass. Abnormal molecular mass. अब अगर हमने ये कैलकुलेट करना हो कि सब्सटेंस कितना एसोसिएट कर रहा है या कितना डिसोसिएट कर रहा है, तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया था वांट ऑफ ने एक फैक्टर जिसको कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर, और इसको डिनोट करते हैं आई से। सो टू कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, कितना सब्सटेंस हमारा डिसोसिएट किया या कितना सब्सटेंस हमारा एसोसिएट किया है, वांट ऑफ ने क्या इंट्रोड्यूस किया? एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया इसको कैलकुलेट करने के लिए, और इस फैक्टर को डिनोट करते हैं आई से, और इसको क्या बोलते हैं? वांट ऑफ फैक्टर। अब ये देखते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर एक्चुअल में है क्या। ये एग्जांपल मैं इसमें ले रही हूँ NaCl की, एक एग्जांपल ले लेते हैं डिसोसिएशन की और एक ले लेते हैं एसोसिएशन की। NaCl डिसोसिएट करता है इनटू इट्स आयंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट करेगा इन एक्वस मीडियम। पहले हम पार्टिकल ले रहे हैं इसके 1, लेकिन इसको डिसोसिएट करते हैं तो निचली तो हम 0 लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या होता है?
ये सब्सटेंस हमारा जब डिसोसिएट करता है तो पार्टिकल्स कितने बन गए, ये भी वन, क्योंकि डिसोसिएट करके इससे 2 पार्टिकल बन गए, एक Na+ का बन गया, एक Cl- का। तो कितने पार्टिकल्स हमारे पास हो गए, 2। ये थ्योरेटिकली हमें पता था कि 1 होना चाहिए, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन जब हमने इसको किया तो ऑब्जर्व करके हमें क्या पता चला कि एक्चुअल में पार्टिकल्स कितने बन गए हैं, 2 बन गए हैं। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या कहता है कि ये इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अपॉन किसके लेना है हमें, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल होता है ये। अगर हमने आई कैलकुलेट करना है तो ये हमारा फॉर्मूला है आई को कैलकुलेट करने के लिए, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कितनी है, 2, और थ्योरेटिकल कितनी थी, 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब एक और फॉर्मूला है आई का, क्योंकि हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर हम इस फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, या इसको लिख सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और जो हमने ऑब्जर्व किया है वो हमारा क्या आ रहा है, ज़्यादा या कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये हो गए हमारे आई के फॉर्मूलाज। अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे एसोसिएशन की। ये तो थी डिसोसिएशन की, NaCl की थ्योरेटिकली सपोज कर रहे थे 1 पार्टिकल है, बट पार्टिकल्स कितने हो गए इसमें, 2 हो गए। अब एसिटिक एसिड जब लेते हैं और बेंजीन में अगर हमने इसको ऐड किया तो ये डाइमराइज कर गया, तो एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स बन गए, यहाँ पर एक्चुअल में हाफ बन गया यहाँ पे, क्योंकि ये हमने 2 पार्टिकल्स लेने, 2 से मिलके ये क्या बन गया, 1 बन गया पार्टिकल हमारा। तो मैं अगर सपोज करो इसको लेती हूँ 2 पार्टिकल्स और यहाँ पे कितना बन गया हमारा, 1। ये हमारी थी थ्योरेटिकल वैल्यू, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमारे पास ये आगे पार्टिकल्स। तो अब आई वैल्यू किसके इक्वल है, थ्योरेटिकल वैल्यू 2 है, ऑब्जर्व्ड कितनी है, 1। तो आई किसके इक्वल होएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है आई की 1/2, क्योंकि हमारे पास 1 पार्टिकल से हाफ बन गया, या कह लो कि 2 पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स बन गए, हमारे पास हाफ पार्टिकल्स बन जाते हैं। यहाँ पर जितना भी हम लेते हैं उसका हाफ हो जाता है, बिकॉज इसमें क्या हो रही है, डाइमराइजेशन हो रही है। तो जब एसोसिएशन हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे ज़्यादा या क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम या ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो एक्सप्रेशंस यूज़ करते थे वो हम यूज़ करते थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए या मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम वही एक्सप्रेशंस यूज़ करते जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास हमारा करेक्ट नहीं आएगा। तो अब इन एक्सप्रेशंस को मॉडिफाई किया गया, इनमें वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू क्या लिखते थे, x2। अगर हम इसमें ये करेक्शन टर्म वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू क्या आएगी, करेक्ट आएगी। हाँ, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा वांट ऑफ फैक्टर, जैसे अभी हमने ये NaCl और एसिटिक एसिड के एग्जांपल में ये कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेट करके यहाँ इसकी वैल्यू हमें फिल करनी पड़ेगी। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, KB इंटू M। अब यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर देंगे करेक्शन टर्म, डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहाँ पे भी I आ जाएगा, इंटू KF इंटू M। और फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू ICRT हमारे पास आ जाएगा। अब हम इनको यूज़ करेंगे विद द करेक्शन टर्म, तो हमारे पास डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर नोट करनी है, अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रही है, नो डिसोसिएशन और
एसोसिएशन। तो उस केस में I की वैल्यू जो है वो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ अगर 1 आ जाएगा तो ये फॉर्मूला हमारा पहले जैसा ही बन जाएगा और हमारे पास करेक्ट वैल्यूज आ जाएंगी मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे I की वैल्यू को हम क्या लेंगे, 1 लेके चलेंगे। लेकिन अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन होती है तो कितनी एसोसिएशन हो रही है, कितनी डिसोसिएशन हो रही है, अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो हम यूज़ करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका सिंबल होता है अल्फा। किसके इक्वल है, जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट करेंगे हमारे अपॉन जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ऐसे हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अब ये सारा हम एग्जाम्पल लेके एक बार दोबारा से इसका यूज़ सीखते हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे इसको। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ फिर से NaCl की। यहाँ पे डिसोसिएशन ले रहे हैं पहले हम। NaCl जब डिसोसिएट करता है तो आयंस हमने पढ़े हैं बनते हैं Na+ और Cl-। हम 1 मोल से शुरू कर रहे हैं और नीचली तो ये 0 है। जब ये डिसोसिएट करता है, हम सपोज करें पूरा डिसोसिएट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये अल्फ़ा इसमें से डिसोसिएट किया तो कितना बच गया, 1 लिया था, अल्फ़ा डिसोसिएट कर गया, प्रोडक्ट की तरफ चला गया, तो ये बच गया 1 - अल्फ़ा। अब एक पार्टिकल के लिए अल्फ़ा था, यहाँ एक पार्टिकल के लिए कितना बना, ये अल्फ़ा ही बना, और ये भी 1 पार्टिकल बना, तो ये भी कितना बन जाएगा, अल्फ़ा। जितना ये डिसोसिएट करता है उतने ही हमारे ईच ऑफ पार्टिकल्स ये बन रहे हैं। अब I हमने पढ़ा किसके इक्वल होता है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास हैं अपॉन नंबर ऑफ द मोल्स टेकन या पार्टिकल्स टेकन। ये हमारे पास अभी हैं, तो हम लिखेंगे 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। कितने लिया हमने, 1 लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + अल्फ़ा आ जाएगा। I इज़ इक्वल टू 1 + अल्फ़ा, और अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, I - 1 के इक्वल आ गया यहाँ पर इन केस ऑफ NaCl। लेकिन अगर हम NaCl की जगह पर एग्जांपल लेते हैं CaCl2 की, तो ये बनेगा Ca+2 + 2Cl-। ये 1 मोल है, ये 0 है, ये अल्फ़ा डिसोसिएट कर गया तो बच गया 1 - अल्फ़ा। अब ये भी कितना बनेगा, अल्फ़ा, बिकॉज एक पार्टिकल से एक पार्टिकल बन रहा है तो अल्फ़ा सेम अमाउंट, लेकिन ये डबल हो गए तो ये 2 अल्फ़ा बनेगा। अब I किसके इक्वल है, जितने मोल्स या पार्टिकल्स अभी प्रेजेंट हैं, ये वाले पार्टिकल्स का सम अपॉन पार्टिकल्स टेकन कितने, 1। यहाँ पे ये हमारा 1 + 2 अल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे I - 1 इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू I - 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। NaCl में ये फॉर्मूला आया, CaCl2 में ये फॉर्मूला आया। एक जनरल फॉर्मूला अब हम बना लेते हैं जो सारे हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू I - 1 I - 1। यहाँ अपॉन 1 है तो हमने लिखा नहीं, यहाँ अपॉन क्या है, 2। यहाँ पे हम लिख देते हैं n-1। n हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, n हमारे पास है जितने हमारे पास टोटल पार्टिकल्स है, -1 करेंगे तो जितने पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे जितने पार्टिकल्स बने, टोटल कितने बने, 1 + 2 3, तो यहाँ n की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, 3। 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। जितने पार्टिकल्स बनते हैं उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ हमारे पार्टिकल्स 1 + 1 कितने बने, 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आता है, अपॉन 1 आता है। तो जर्नल ये वाला फॉर्मूला हम जब भी डिसोसिएशन वाली कोई एग्जांपल आती है तो इसको यूज़ करके यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अल्फ़ा पता है तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, I। n याद रखना, n यहाँ पर क्या है, जितने पार्टिकल्स हमारे डिसोसिएट होके बनते हैं वो हमारा क्या आ जाता है, n आ जाता है। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन लेते हैं डिसोसिएशन के बेसिस पे। अगर फॉर एग्जांपल हमने सोडियम सल्फेट लिया है और हम ये कहते हैं कि ये 50% डिसोसिएट होता है,
इसमें 50% क्या है, डिसोसिएशन, और आई को हमने कैलकुलेट करना है, या आई को कैलकुलेट करके बताओ कितना है। अब आई को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला में क्या आता है, अल्फा और एन। एन के लिए तो बेटा हम रिएक्शन लिखेंगे और डिसोसिएट करके देखेंगे कितने आयंस बने, 2 सोडियम आयंस और 1 हमारा बना सल्फेट। तो टोटल आयंस कितने बने हमारे, 3। तो एन की वैल्यू तो हमें पता चल रही है कितनी है, इसमें 3 आती है। अब 50% डिसोसिएट का मतलब क्या है, 50% डिसोसिएट्स। अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब जितना डिसोसिएट करता है अपॉन टेकन। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 50/100, कितना आ जाएगा, 0.5। ऐसे हम जो है परसेंटेज डिसोसिएशन अगर गिवन हो तो अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जर्नल फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला बार बार डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप जर्नल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में वैल्यू फिल करेंगे अल्फा की 0.5, आई कैलकुलेट करना है, एन कितना है हमारा 3। तो ये आ जाएगा I-1/2 आ जाएगा, 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू I-1। अब यहाँ से हम आई वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, 1 को इस साइड लेके आई को कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट आई। इसमें भी आई कैलकुलेट करना है। अगर हम कहते हैं सब्सटेंस हमारा पूरा डिसोसिएट कर गया, 100% डिसोसिएट कर गया, या 100% मेंशन नहीं है कहीं पे भी न्यूमेरिकल में, लेकिन न्यूमेरिकल में दे दिया कि ये वाला सब्सटेंस है, तो हमें पता है ये आयनिक कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो डिसोसिएट करेगा ही करेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसकी डिसोसिएशन को कंप्लीट ही लेंगे। कितने पार्टिकल्स बने, 1 इसका 1 इसका, तो n की वैल्यू को क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू I-1/n-1 लेंगे यहाँ पे। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, I-1/2 - 1, n की वैल्यू 2 है तो I-1 के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू I-1। अल्फा की वैल्यू को इस केस में हमने 1 ले लेना है। अल्फा कितना लेंगे, 1, बिकॉज 100% अगर डिसोसिएट करेगा ये वाला तो 100/100 कितना आ जाएगा, 1। तो अगर कोई भी सब्सटेंस ऐसा मेंशन हो और ये मेंशन ना भी हो 100% डिसोसिएशन, हमने 100% डिसोसिएशन से ही रिएक्शन लिखी है, तो हम अल्फा की वैल्यू को क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि अल्फा किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टेकन। तो डिसोसिएट भी हमारा पूरा हुआ है जितना हमने लिया है। तो फॉर एग्जांपल 100 डिसोसिएट किया तो 100 अपॉन लिया कितना था, 100, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ जी, अब लेते हैं, अगर 40% डिसोसिएट करे, सेम एग्जांपल ले लेते हैं KCl वाली, और हमने आई कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल KCl ही हमने लिया है, तो 40% डिसोसिएट से अभी किया था, अल्फा कितना आएगा, 40/100, 0.4 आएगा। और रिएक्शन है KCl चेंजेस टू K प्लस प्लस Cl माइनस, पार्टिकल्स कितने बने, 2, n की वैल्यू होगी 2, अल्फा, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जर्नल फॉर्मूला, इसमें वैल्यू को फिल करो, I-1, n कितना है 2, तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, I-1 के, अल्फा इज 0.4। यहाँ से हम आई वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.04 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया डिसोसिएशन। अब हम करते हैं एसोसिएशन। अगर हमारा सब्सटेंस जो है वो एसोसिएट हो रहा है, इसके लिए भी जर्नल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने 2 पार्टिकल्स लिए, जैसे हमने एसिटिक एसिड की एग्जांपल ली थी, और इससे एक पार्टिकल बन गया, तो इनिशली 1 मोल लिए, ये 0 है इनिशली। इसमें से सपोज करो अल्फा हमारा एसोसिएट कर गया, तो ये कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, और ये 2 मोल्स के लिए अल्फा लिया था तो उसका हाफ ही बना, तो ये अल्फा बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आई किसकी इक्वल है, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, लिए कितने हमने 1, तो उसको डिवाइड कर देंगे 1 से। I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और अल्फा बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इस साइड ले आओ, I इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा,
अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से। ये फॉर्मूला बन गया हमारा इन केस ऑफ डाइमराइजेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्राइमराइजेशन लेते हैं तो 3 पार्टिकल से 1 पार्टिकल बन गया, तो ये 1 माइनस अल्फा, ये कितना बना, अल्फा बाई 3 बना। आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस क्या है, अल्फा बाई 3, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। रीअरेंज करेंगे, 2 अल्फा बाई 3 किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस आई की इक्वल आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई, 2 बाई 3 को इस साइड ले जाएंगे तो ये 3 बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। ये बन गया फॉर्मूला इसके लिए। लेकिन अगर हमने जर्नल फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, तो देखो जर्नल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन अब इस पार्ट के लिए 3 बाई 2 और 2 के लिए मैं लिख रही हूँ n अपॉन n माइनस 1 लिख रही हूँ यहाँ पे। अब देखो n हमारे पास क्या होते हैं, जितने पार्टिकल्स हमारे बनते हैं, जितने पार्टिकल्स हमारे पास एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट होते हैं, वो हमारा n होता है। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हमारे जो हैं वो एसोसिएट हो रहे हैं, 3 पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं। तो इस केस के लिए मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, n की वैल्यू मैंने क्या ली, 3 ली। यहाँ n को 3 फिल करो तो ये क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 3 बाई 1 कितना आ गया, 3 बाई 2। तो ये नंबर जो हमारा है 3 बाई 2 या 2 ये आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, n अपॉन n माइनस 1 से। जितने पार्टिकल हमारे क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, वो हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, n। तो ये एक जर्नल फॉर्मूला बन गया हमारा इन केस ऑफ एसोसिएशन में। अगर एसोसिएशन होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा वैल्यू, या अल्फा गिवन है तो वहां से हमारे पास आई वैल्यू आ सकती है। ये कॉन्सेप्ट था हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को करेक्ट करने के लिए हमारे पास करेक्शन टर्म है वॉन टॉप फैक्टर। डिसोसिएशन में उसको कैसे यूज करना है और एसोसिएशन में उसको कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वॉन टॉप फैक्टर।